हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए देखिए, आज हम ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे। ये ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर कल शाम 7 बजे तक अवेलेबल है, आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने सेक्शनल टाइमर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जो सीरियसली बिल्कुल ही CGL 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर जाके दें, ताकि आपको एक प्रैक्टिस बने सेक्शनल टाइमर को हैंडल करने की। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम सिर्फ मैथ्स का जो है पोर्शन वो सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। देखिए वो क्या कह रहा है, एक नंबर है जिसको 15 से डिवाइड करें तो 8 उसका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 15 से विभाजित करने पे 8 शेषफल बचता है। तो देखिए मैं इसको 2 जगह करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं फिर वो हमें कंपेयर करने पड़ेंगे। अब देखिए मैं तो बिल्कुल 15 मिनट में नहीं सॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन भी करना है। तो देखिए पहला नंबर मैं 23 ले लेती हूँ। ठीक है ना, 23 अगर मैंने इसको किससे डिवाइड करा है 15 से, तो 15 1 15, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 8 बच गया। ठीक है, अब वो कहता है उसी नंबर को जब आप किससे डिवाइड करते हो 9 से, तो मैंने क्या करा 23 को 9 से करा, 9 2 18। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा 5 बचा। ठीक है, अब मैं दोबारा एक और नंबर ले लेती हूँ। मैंने ले लिया, कौन सा नंबर ले लेती हूँ 38। तो देखिए 15 2 30, 8 आपका रिमाइंडर बच गया। अब मैं उसी नंबर को 38 को 9 से भी डिवाइड करती हूँ, तो 9 4 36, रिमाइंडर क्या बचा आपका 2। ठीक है, अब देखिए जो आपका शेषफल a था, तो हमें बताना है कि उसमें से क्या सही है। a इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखिए दोनों केस के अंदर जो हमारा रिमाइंडर आया a, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसने 9 से डिवाइड करने पर ही जो बात करी है उसकी बात हो रही है। 9 से जो रिमाइंडर आया उसने a को डिनोट करा है उसे, तो मेरे पास a ये है और a ये है। अब a हमेशा क्या रहेगा, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो हाँ देखो ये क्राइटेरिया तो मतलब मैच कर रहा है कि a क्या रहेगा, हमेशा प्राइम नंबर रहेगा, इसलिए मैंने 2 बारी इसको करके दिखाया। a इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3, नहीं ये दोनों 3 का मल्टीपल तो नहीं है, ये नहीं रहेगा। a इज ऑलवेज अ इवन नंबर। देखिए एक केस में इवन आया है और एक केस में ऑड आया है, तो आप इसके साथ भी नहीं जा सकते। a कैन टेक टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, a हमेशा क्या आएगी, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। एक तो वो खुद, मतलब जैसे 2 है, अगर आप इसको फैक्टर में बनाओ तो एक तो ये खुद है और एक 1 है। ठीक है ना, प्राइम नंबर वही होते हैं। 5 की बात करें तो 5 के फैक्टर बनाओगे तो 5 खुद से डिवाइड होगा और 5 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, x y और 2z, x प्लस y करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 2z, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। अब देखो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूं, x का वैल्यू सपोज मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया, y का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, z का वैल्यू भी मैंने क्या रख दिया 1, तो सब जगह क्या हो जाएगा x प्लस y 2 प्लस 2। ठीक है ना, इक्वल टू के इधर उधर सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन देखिए जब मैं y और z में से 1 1 माइनस करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं चाहिए होता, हमें ऐसी वैल्यूज रखनी है। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं 4, y की वैल्यू मैंने रख दी 2 और z की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 4 प्लस 2 6, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 4, x माइनस जेड, x माइनस जेड कितना आ गया 1, ये हो जाएगा प्लस z की वैल्यू हमारे पास 3, y माइनस जेड ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये रह जाएगा माइनस का 4। जो ये माइनस का 1 है यहाँ मल्टीप्लाई होके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का और ये वाला माइनस हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर खत्म, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। आगे चलते, तो 4 माइनस 7, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। ठीक है, साइन हमेशा बड़े डिजिट का लगता है, चाहे डिजिट कैसा भी हो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक शेल्फ है जिसके अंदर 45%, अगर आप इंग्लिश की बुक्स ले लो, सिर्फ जितनी टोटल इंग्लिश की बुक थी उसका जो 45% है वो किसके बराबर है, इक्वल टू 3/4, 3/4 किसकी किताबों के, हिंदी की, हिंदी की 3/4 बुक के बराबर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो बताना है इंग्लिश इज टू हिंदी बुक्स का। ठीक है, तो ये 4 से कर देते हैं 25, 3 से कर देते हैं 3 1 3, 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 3 15। तो देखिए इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स होंगी, इंग्लिश की बुक्स जो ये सामने आएगा तो इंग्लिश की हो जाएंगी 3 बुक्स।
ठीक है, और हिंदी की हो जाएंगी उसके सामने वाली बुक्स 5। तो आंसर रहेगा 3:5 में 5। आप उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो जो पहले पूछी जाए वही पहले लिखिएगा, जो बाद में पूछी जाए वो बाद में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब अगर आप इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, तो हमें बताना है रिमाइंडर। तो देखिए मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। पहले 13 की पावर 19 को किससे डिवाइड करते हैं, 6 से। सबसे पहले आप इसकी पावर को इग्नोर कर दो। अगर आप 13 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। 6 2 12, 12 में से 13 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। अब मैं 1 की पावर कितनी भी लगा दूं, 19, 20, 30, 40 कुछ भी लगाऊं, आंसर मेरा कितना ही रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो अभी इतने को सॉल्व करा था। अभी इसको देखेंगे, अगर मैं 3 को डिवाइड करूं किससे, 6 से। अब देखिए 3 तो छोटा है, अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना ही रहेगा, 3 ही रहेगा। मेरा जो शेषफल रहेगा वो 3 ही रहेगा। तो मैं इसको शेषफल मान लेती हूँ, ये 3। अब 3 की तो कोई पावर नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसको टुकड़ों में तोड़ के अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका आयतन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, किसका है, क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तीनों को आप कर दोगे तो आंसर रहेगा 336। क्यूब क्या होता है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, तो ए है 7 और 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो अब आप देख लो क्या ज्यादा है, क्यूब का वॉल्यूम ही क्या है, ज्यादा है, क्यूब का आयतन, घन का आयतन ज्यादा है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एक 100 मीटर की रेस थी जिसके अंदर ए ने बी को 12 मीटर से हराया। इस बात को देखिए समझिए, रेस वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो नहीं पूछे गए थे, हो सकता है इस बार ही पूछे जाएं, ठीक है। और अगर अभी आपने लास्ट ईयर का वो नहीं देखा हो, CGL का 2025 का मैथ्स का पेपर, तो आप मेरे पेज पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, 2025 के पेपर जरूर करके जाइएगा। तो देखिए वो कहना ये चाह रहा है कि बी को कितने मीटर से हरा दिया, 12 मीटर थे, तो ए तो 100 भागा, बी कितना भागा होगा, 88 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, और सी को 15 मीटर के अंतर से हराया। अगर सी को 15 मीटर के अंतर से हराया तो ए तो 100 भागा और बी कितना भागा, 85 भागा। अब अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ, मैं इनको स्पीड मान लेती हूँ, ए की स्पीड है 100, बी की है 88 और सी की कितनी है 85, क्योंकि देखिए ए तो दोनों के साथ कॉमन था और उसका 100 ही यूनिट रहा है, मैं उसको यही मान लेती हूँ। तो अब वो ये क्या कह रहा है, 176 की दौड़ में बी सी को कितने अंतर से हराएगा, मतलब बी और सी के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है हारने में, मतलब जब बी जीत जाएगा तो। अब देखिए अगर ये स्पीड है, बी की स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बी को टाइम कम लगेगा। तो देखते हैं बी कितने टाइम के अंदर रेस को कवर कर लेगा, वो 2 यूनिट के अंदर, 2 मिनट के अंदर रेस को कवर कर लेगा। अगर आप डिस्टेंस इनटू में स्पीड करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम, अगर ये टाइम आया है, अगर मैं इसे स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो सी कितना यूनिट भागा होगा, 170 यूनिट, ठीक है। तो उसने कितने अंतर से हराया, उसे 6 मीटर से हराया, क्योंकि देखो बी ने तो पूरा 176 यूनिट कवर कर लिया 2 मिनट के अंदर, और 2 मिनट के अंदर सी कितना भाग पाया, 170 यूनिट, तो डिफरेंस कितना आ गया, 6 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। रेस वाले क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा हो तो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम किससे बताना है, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से, किसके अंदर, विच इज एग्जैक्टली फिट इनसाइड अ क्यूब। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला, जो किसके अंदर है, एक घन के अंदर है, तो इन दोनों का वॉल्यूम बताना है। ये आपको n दिख रहा है, ये पाई है, ठीक है। तो देखिए क्यूब क्या होता है, सपोज ये था क्यूब, इसके अंदर ही क्या है, अर्धगोला है। अब मैंने ये इसलिए बना रही हूं, अगर देखिए क्यूब की एक साइड 2 है और अगर मैंने इसके अंदर एक हेमिस्फीयर रख दिया तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, 1, उसका आधा होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, आर इसके अंदर कितना है, 1, ठीक है ना। लिखो नहीं लिखो बात बराबर, ये हो जाएगा 2 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12:2 में पाई। देखिए ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगी, जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको सेलिंग प्राइस उतना ही कम पे करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य होगा उतना ही कम होगा जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा। अब देखिए हमें बस यही बताना है कि किसके अंदर सबसे कम सेलिंग प्राइस रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 क्रमित छूट है, मतलब एक के बाद एक जो डिस्काउंट मिलता है उसका फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, -a × b/100।
तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 0.25, तो ये हो जाएगा 9.75, ये हो जाएगा 10 माइनस में 3 7 21, 0.21, तो ये कितना रह जाएगा 9.79। इसके अंदर 10 माइनस 0.24, ये हो जाएगा 9.76। अब इसके अंदर एक ही डिस्काउंट है, तो इसके अंदर जो डिस्काउंट रहेगा वो 10। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, तो सबसे कम सेलिंग प्राइस आपको इसी में पे करना पड़ेगा। अगला चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, दो वेसल हैं ए और बी, जिसके अंदर मिक्सचर है किसका, पेट्रोल का है, केरोसिन का है। एक में है 17:13, दूसरे में है 21:23। आगे वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अ क्वांटिटीज फ्रॉम टू वेसल्स, मतलब दो वेसल्स के अंदर से कुछ क्वांटिटी लेनी है और उन्हें मिक्स करना है। जो नया मिक्सचर रहेगा उसका क्या रहना चाहिए, सेम वॉल्यूम रहना चाहिए पेट्रोल और केरोसिन का। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसे इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 40 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, 30 इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। बट अभी आप ये देखो, ये नंबर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, तो देखो एक जगह मैंने इसको प्लस करके निकाला, अगर मैं इसे माइनस करके निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये अब क्या करो, जो इनका डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 60:2 में, ये हो जाएगा 0, 4 4 16, ठीक है ना, सॉरी ये रह जाएगा 44, ये होगा 44, आई एम सॉरी, ये 44 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 4 16 17, ये वो हो जाएगा 176, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, देन अगेन डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 15, 4 4 16 और 4 4 16, तो 15:2 में 44, एक ही ऑप्शन में, समझ में आया ना। उसको मैंने डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई नहीं करा, एक बारी डिफरेंस लिया और देन डिफरेंस को और एडिशन को और डिफरेंस को, दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब देखिए ये इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ये मान लो हमारे पास x प्लस वाई का क्यूब है प्लस x माइनस वाई का क्यूब है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, 2x का क्यूब प्लस में 6xy का स्क्वायर। अब हमारे पास x तो यही है, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ये तो 2x का क्यूब ही रहेगा प्लस 6x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो x इंटू में y का स्क्वायर, y है 2 2 4 y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 24xy का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट यही फॉर्मूला पुट होता है जब x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब रहे। तो देखिए वो क्या कह रहा है, दो पर्सन है m और n, जो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ था m, यहाँ था n, इन दोनों ने अपने अपने घरों से स्टार्ट करा है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, m इस साइड जा रहा है और n इस साइड जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ m इज, m की जो स्पीड है वो कितनी है, 6/5 ऑफ स्पीड ऑफ n। अगर मैं इधर n से मल्टीप्लाई ना कर दूं तो n मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या है, बेसिकली इनके स्पीड का रेशियो है, ठीक है। अब वो कहता है आफ्टर मीटिंग n ऑन द वे, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो यहाँ कहीं मिल गए होंगे, उसके बाद m को कितना टाइम लगा है n के घर पहुंचने में, 2.3 आवर्स, ठीक है ना। 2.3 आवर्स लिख लो या फिर 2.5 आवर लिख लो, ठीक है। 2.5 आवर किसको लगे हैं, m को लगे हैं, टाइम लगा है। तो उसके बाद उसने यही पूछा है कि n के घर पहुंचने में n को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो लेंगे, देखिए स्पीड का रेशियो लेंगे m का अपॉन में m का, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू में। अब जब टाइम लिखेंगे तो m के आगे m का टाइम नहीं लिखेंगे, उसके आगे ऑपोजिट लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्पीड तो m की थी, तो इसके सामने जो टाइम लिखेंगे n का लिखेंगे, n का टाइम निकालना है, और इसके यहाँ पे हमारे पास m का टाइम है 2.5, ठीक है। स्क्वायर है कर लेते हैं 36 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू में n बाय 5, ये हो जाएगा 2.5, ये डेसिमल हटा देंगे, ये 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n को कितना टाइम लगेगा, 3.6 आवर्स, ठीक है ना।
स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में टाइम का स्क्वायर, मतलब बट दोनों को ऑपोजिट में लिखना है, एक का स्पीड है तो दूसरे का टाइम आना चाहिए उसके सामने। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक काम को कंप्लीट करने में 9 दिन लगाता है, ए एक काम को कंप्लीट करने में 9 दिन लगाता है, बट वर्क अकॉर्डिंगली इन अ पैटर्न, 2 दिन वो काम करता है और 1 दिन वो छुट्टी करता है, ठीक है, 2 दिन काम करता है 1 दिन छुट्टी करता है। अब बी एक काम को कंप्लीट करने में 12 दिन लगाता है। अब देखो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 36, 9 4 जा, और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। अब देखिए अभी मैं 3 दिन के अंदर कितना काम होगा वो बताती हूँ। 3 दिन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ए जो है 2 दिन काम करता है और 1 दिन छुट्टी करता है, मतलब 2 के बाद 1 दिन। अब देखिए 1 दिन की इन दोनों की एफिशिएंसी है 7 यूनिट, 1 दिन 7 यूनिट चला, अगले दिन भी 7 यूनिट चला, और जो तीसरा दिन जब ए रेस्ट के ऊपर है तो काम कितना यूनिट हुआ, सिर्फ 3 यूनिट। तो इनकी जो 3 दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 17 यूनिट है। इतनी बात समझ में आई, आगे पढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है, बी तो कॉन्टिन्यूसली काम करता है, कोई छुट्टी नहीं लेता। अब वो क्या कह रहा है, ए और बी ने काम करना स्टार्ट करा और फॉलो करा यही पैटर्न, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क था 36 यूनिट, 17 यूनिट, 17 2 जा 34। अब ये जो दो दिन आपको दिख रहे हैं, ये 2 दिन तो नहीं है, ये 3 दिन की एफिशिएंसी थी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 दिन तो यहाँ पे हो गए, बाकी बचा 2 यूनिट, ठीक है ना। 3 दिन के बाद जब चौथे दिन काम होगा वो किस यूनिट से काम होगा, 7 यूनिट से काम होगा, क्योंकि 1 दिन की एफिशिएंसी है ना, ठीक है ना। तो 2/7, तो टोटल काम कितने टाइम में पूरा होगा, 2/7, 2/7 डेज के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये पैटर्न बना लेते, थोड़ा सॉल्व कर लेते, 6 डेज और 2/7 तो हो जाता है इजीली। देखिए एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर जो ट्राइंगल है पूरा ABD, अब आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हमें पूरा एरिया दे रखा है 13.5। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इस ट्राइंगल का आपको बेस दे रखा है, आप इससे हाइट निकाल लोगे। देखिए हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट, और पूरा एरिया हमें दे रखा है 13.5, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट। ये जो हाइट थी ये आपकी आ जाएगी 6 यूनिट। अगर आपने हाइट निकाल ली तो आप ये इसका क्या कहते हैं हाइपोटेनिस निकाल लोगे, ठीक है ना। अंडर रूट में 4.5 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 20.25 प्लस में 36। ये सब कुछ किसके अंदर रहेगा, आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 56.25, जो कि किसका स्क्वायर है 5625 75 का होता है, तो ये हो जाएगा 7.5, तो ये आ गया 7.5। अगर आप ये बड़े वाले ट्राइंगल का पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका आप पैरामीटर निकालो, ये तीनों साइड्स आपने प्लस कर दी तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ, तो हमसे पैरामीटर किसका पूछा गया है, EFD, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी हमें परिधि पूछी गई है। अब देखिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल था और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनका जो पैरामीटर का रेशियो होता है वो किसके इक्वल में होता है, उसके एरिया के रेशियो में, एरिया नहीं साइड के रेशियो में। पैरामीटर का रेशियो किसके इक्वल में होता है, साइड के रेशियो के इक्वल में। अब देखिए इसका जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी है 4.5, और जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी है 1.5। ये पैरामीटर के बड़ा वाला जो पैरामीटर है इसका आ गया 18, जो छोटे वाले का पैरामीटर है ये हमें निकालना है, हम मान लेते हैं x, तो 15 1 जा 15 3 जा, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18। तो छोटा वाला जो पैरामीटर छोटा वाला ट्राइंगल है उसका परिधि कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक साल के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 10 गुना बढ़ गई, x से 110% हो गई। उसके अगले साल जो पॉपुलेशन है वो 10% कम हो गई, तो 10% कम होने का मतलब 90% रह गई, और जो आखिर में पॉपुलेशन बनी वो कितनी बन गई 2970। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो बिगिनिंग में थी फर्स्ट ईयर में, मतलब x का वैल्यू हमें बताना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 3 जा 0, 11 3 जा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 3000। अगला देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक अमाउंट है जो 8000 से बढ़ के कितना हो गया 1224
40, मतलब ये आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा था, ये क्या है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मतलब क्या है ये मिश्र धन है, किसके अंदर है चक्रवृद्धि ब्याज पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है 2 साल के लिए। ठीक है, पहले तो देखो इसके अंदर हमें रेट परसेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम रेट से 4 साल के ऊपर। तो देखिए ये हो जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 8500 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आर बाय 100 का होल स्क्वायर, मतलब 2 साल के लिए था ना, तो ये कर देंगे 2 6 जा 1 जा, और ये हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा, और ये देन आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 17 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 से करके 36, और ये हो जाएगा 25। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं ये रूट में हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6/5, तो मतलब 1.2, तो 1.2 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आर बाय 100, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 0.2 इज इक्वल्स टू में आर बाय 100, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास, रेट आ जाएगा 20%। ठीक है, अब 20% से कैलकुलेट कर लेंगे 9000 का 20% इंटू में 4 ईयर्स, बस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेंगे 2 4 जा 8 और 8 9 जा 72, 7200 क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। अब देखिए वो कह रहा है पार्टीज थी और वो देखिए कौन कौन सी सीट जीती है, ये सब जीती है, बस हमें बताना है पार्टी बी वॉन द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम कहाँ से, जो पार्टी बी है उसने सबसे ज्यादा कहाँ से जीता है, यहाँ से नॉर्थ से, बस यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर टिक कर देते हैं कि उसने नॉर्थ से जीता है। अब देखिए औसत का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, एक डिपार्टमेंट ए है जिसमें 10 एम्प्लॉयज हैं और एवरेज सैलरी 40,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 4 लाख हो गई, ये ए डिपार्टमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे ना टोटल सैलरी के लिए। बी के अंदर भी 10 एम्प्लॉयज हैं और एवरेज सैलरी है 50,000, तो टोटल हो गई 5 लाख, और सी के अंदर भी 10 एम्प्लॉयज हैं और एवरेज है 60,000, तो ये हो गई 6 लाख। तो हमसे पूछा जा रहा है ओवरऑल एवरेज कितना रहेगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, मतलब 15 लाख हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट करो, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, सब में 10 10 10 हैं तो 30, तो आंसर कितना रहेगा 3 5 जा 15, 50,000 उसकी एवरेज सैलरी रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो क्या बना रहा है, एक क्लोज सिलेंडर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट, मतलब एक जो उसकी शीट थी रेक्टेंगुलर शीट थी उससे वो क्या बना रहा है क्लोज सिलेंडर बना रहा है। इफ स्टूडेंट ट्राई टू मेक अ सिलेंडर, और जिसका रेडियस जो सिलेंडर की त्रिज्या है वो कितनी है 14 और उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा जा रहा है कितनी शीट रिक्वायर होगी। तो देखिए जो सिलेंडर के ऊपर पूरे पे अगर आप शीट कवर करोगे तो इसका क्या कवर कर रहे हो आप, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस में h। ठीक है, तो 2 पाई और r कितना है 14 और r प्लस में h। ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 20 इंटू में, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 88, 2 8 जा 16 2 8 जा 16 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगला देखेंगे, अब देखिए वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जो नहीं होगा स्क्वायर किसी नेचुरल नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अब देखिए जो वर्ग नहीं होते उनका जो यूनिट डिजिट है उसके ऊपर ये सब नंबर होते हैं 2 3 7 8। अब आप यूनिट डिजिट में देखिए 2 सिर्फ यहीं पे है, तो ये नंबर क्या है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पर्सन ने 1 किलो एप्पल खरीदे, यहाँ पे केजी और ये रहा प्राइस, अगर केजी को मतलब कितने किलो खरीदे और प्राइस कितना पे करा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमने जितना टोटल प्राइस पे करा है वो मिल जाएगा। तो देखिए जब उसने क्या खरीदे एप्पल, ठीक है एप्पल खरीदे तो उसने टोटल प्राइस कितना पे करा AB, और उसने C केजी ऑरेंज खरीदे, C का तो हमारे पास ऑरेंज का वेट है लेकिन हमारे पास उसका रेट नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है इफ ही स्पेंड टोटल AC, अब इसका जो भी रहा उसने जो भी अमाउंट पे करा, अगर हमने टोटल निकाला तो उसने बोला है कि टोटल कितना रहा AC रहा, उसने जो टोटल अमाउंट पे करा है वो AC रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पर केजी कॉस्ट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। अब देखिए ऑरेंज के ऊपर कितना पे करा, अगर मैं टोटल में से एप्पल माइनस कर दूं, टोटल में से अगर मैं एप्पल माइनस कर दूं तो यहाँ जो रेट आएगा वो मेरे पास वो हमारा किसका आ जाएगा, ऑरेंज पे टोटल कितना पे करा है, और फिर
उसको अगर मैं केजी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, पर केजी का प्राइस मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ से ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, सी माइनस में बी डिवाइडेड बाय सी। अब देखिए सी इससे भी डिवाइड हो रहा है, सी इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना है, ए 1 माइनस बी बाय सी, मतलब सी अगर इससे डिवाइड करूंगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना रहेगा, ए 1 माइनस बी बाय सी। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसका क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं, आपको पीडीएफ उसके ऊपर मिल जाएगा। अब देखिए आपको एक चीज पता होगी, ये जो सर्कल है ये ए से लेके पी तक, इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है। तो ए से लेके पी तक जो वैल्यू है वो ये रहेगी, बी से लेके पी और बी से लेके क्यू तक भी टेंजेंट है, तो ये y है तो ये भी y रहेगी, अगर ये z है तो ये भी z रहेगी। आई होप ये सब बात आपको पता रहेगी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए बी क्या है 14 सेंटीमीटर, ए से लेके बी तक 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर हमारे पास क्या कवर हो रहा है, x प्लस में y, ये कितना है 14। बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक आपका क्या कवर हो रहा है, y प्लस में z, ये कितना है आपका 9। और सी से लेके ए तक, सी से लेके ए तक x प्लस में z, ठीक है ना, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं ये पूरा प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 35, ये है 2x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 ये हो जाएगा 17.5। तो हमें ए पी की लंबाई बतानी है, मतलब हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखिए y z का वैल्यू कितना है 9, तो माइनस कर देंगे 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। आई होप ये तो बहुत मतलब बेसिक है, हर साल ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर गिविंग 30% ऑन मार्क प्राइस, बुक सोल्ड टू 420। देखो जो अंकित मूल्य होता है उसके ऊपर जब आप डिस्काउंट दे देते हो तो जो भी वैल्यू होता है वो उसका सेलिंग प्राइस ही होता है। तो ये हो जाएगा 7 6 42, तो आप मान लो 600 रुपए उसका मार्क प्राइस था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ओनली जो स्टेटमेंट 1 था वही सफिशिएंट था हमको बता देने के लिए कि मार्क प्राइस क्या था। हमसे मार्क प्राइस ही पूछा गया। सेकंड वाला आप स्टेटमेंट सॉल्व भी करोगे तो उसके अंदर मार्क प्राइस नहीं निकल पाएगा। अब देखिए इसके अंदर हम कैसे करेंगे, पहले ये जो कॉट है, ये कॉट का स्क्वायर अपॉन में कॉट स्क्वायर इनटू में कॉस स्क्वायर, माइनस में मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, माइनस में कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉट का स्क्वायर इनटू में कॉस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक आपका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा सेक माइनस 1 और सेक प्लस 1, और नीचे में कितना है 1 प्लस सेक, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करना है। ये इसका वैल्यू तो हमारे पास 1 आया, 1 प्लस ये बीच का प्लस, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सेक माइनस का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, सेक थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा। और आपको मेरा सोल्यूशन कैसा लग रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखिए ये तो बहुत बेसिक है, अगर a प्लस बी थीटा 90 डिग्री आए तो साइन किसके अंदर चेंज हो जाता है, कॉज में, कॉज में, कॉजेक होता है सेक में, और टेन होता है कॉट में। इतनी बात तो सबको पता होगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं साइन की जगह क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 57.37। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, यहाँ तक हो गया 1 प्लस में। अब देखिए ये जो 10 स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा 65.43। ठीक है ना, 65.43। इतनी बात समझ में आ गई ना। सॉरी 10 कॉट कॉट कॉट, आई एम सॉरी, 10 किसके अंदर चेंज होता है, कॉट के अंदर। जस्ट अ सेकंड, 10 किसके अंदर चेंज होता है, कॉट के अंदर। तो कॉट 65.43। अब देखिए ये है और माइनस के बाद ये है, ये 10 हटा दो। अब अगर मैंने इसके अंदर से कॉट स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस करके ये तो कॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, कॉट स्क्वायर
65.43 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। मैंने थीटा नहीं लिखा है, ठीक है, थीटा के अंदर यही आ जाएगा, 65.43 लिख देती हूँ, 65.43। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा 1। तो इतने में 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया, तो 1 + 1 आंसर क्या रहेगा आपका 2। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बॉड मास का क्वेश्चन है, BOD। सबसे पहले ये ऑफ जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, इंग्लिश में ऑफ होता है, हिंदी में यहाँ पे का होता है, ठीक है। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 13 14 15/4, 5 3 ये 2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 3/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 8 प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका 18/6, तो 6 3 18। यहाँ तक आपका वैल्यू आ जाएगा 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले ऑफ ही हटाओगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 7 14 20/7, ठीक है। तो 2 2 और ये हो जाएगा 10 2 5 तो ये कितना आ गया 15/7। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 से 7, 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ तक की भी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x डिवाइडेड बाय y, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। सो आज का जो मॉक टेस्ट था वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। आप इस मॉक टेस्ट को अपने से अटेम्प्ट जरूर करो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जो सेक्शनल टाइमर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, आप उससे यूज टू हो जाओ, तो थोड़ा इजी रहेगा करते करते, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।